बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेसन नंबर 42 कवर करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर की लास्ट में हमने फ्लैश मेमोरी पढ़ी थी और फ्लैश मेमोरी का एक सिंगल सेल जो है वो हमने देखा था कि किस तरह से फ्लैश मेमोरी के अंदर एक सिंगल सेल के अंदर हम डिफरेंट तरह के जो ऑपरेशंस हैं, लाइक हम उसे कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, हम उसमें से कैसे डाटा रीड कर सकते हैं और कैसे उसको अरेज कर सकते हैं, वो हमने देखा था। अभी हम फ्लैश मेमोरी का अरेंजमेंट पढ़ने जा रहे हैं, मतलब फ्लैश मेमोरी के अंदर डिफरेंट जो सेल्स हैं उनको किस तरह से अरेंज किया होता है। तो द फ्लैश मेमोरी अरे इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वो कहता है हम हमारे पास जो फ्लैश मेमोरी होती है इसके अंदर जो डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं उनको एक रोज और कॉलम्स की फॉर्म में जो है वो अरेंज किया होता है, जैसे यहाँ पे आपको शेप में दिखाया जा रहा है। बाकी जो ऊपर मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है टेक्स्ट, इसको आप रीड करेंगे तो आपको इसकी वर्किंग समझ आएगी, ये कैसे वर्क करता है। तो मैं इस वर्किंग को इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये फ्लैश मेमोरी का एक आपको डायग्राम दिखाई गई है, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये डिफरेंट सेल्स हैं। ये देखें, ये भी एक सेल है, ये एक सेल है जिसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक रो है, ये एक रो है, ये देख रहे हो, रो n-1, फिर रो n, फिर रो नंबर सेलेक्ट 2। तो ये डिफरेंट रोज आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो आपको पता है रो किसे कहते हैं, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसको हम रो कहते हैं। तो ये देखें, ये आपकी रो नंबर 0 है, ये आपकी रो नंबर 1 है, फिर आपकी रो नंबर 2 है, इस तरह से। तो और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं वर्टिकल चीज़ें, ये वर्टिकल लाइंस, ये बेसिकली आपके कॉलम्स हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, उसके बाद ये आपका थर्ड कॉलम है। तो ईच रो और ईच कॉलम के अंदर जो है, हर रो के हर कॉलम के अंदर एक सेल बना हुआ है, ठीक है, जिसमें एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और ऊपर से जो है ना, अगर आप गौर करो तो ये हर जो सेल है उसका जो ट्रांजिस्टर है उसका एक जो पॉइंट है वो ऊपर ड्रेन से कनेक्टेड है, और जो दूसरा नीचे वाला पॉइंट है वो कनेक्टेड है किसके साथ, आपकी सोर्स के साथ। और यहाँ से उसको जो है वो कनेक्ट किया गया आपके वोल्टेज के साथ। अच्छा जी, अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जब भी आप कोई भी स्पेसिफिक सेल फ्लैश मेमोरी में सेलेक्ट करते हो तो उसकी सबसे पहले रो सेलेक्ट की जाती है और फिर उसका कॉलम सेलेक्ट किया जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, मान लो हमने ये रो नंबर 2 सेलेक्ट कर दी, जैसे यहाँ पे सर ने भी रो नंबर 2 जो है वो सेलेक्ट की हुई है। तो सबसे पहले आप रो नंबर 2 सेलेक्ट करते हो, और ये कैसे सेलेक्ट की जाती है ये तो आपको बखूबी पता होगा कि हमने प्रीवियस काफ़ी कंसेप्ट पढ़ लिए हैं कि सबसे पहले हम अपनी रो का एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, फिर हम अपने कॉलम का एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने रो का एड्रेस प्रोवाइड किया, जिससे हमें ये जो रो नंबर 2 है ये सेलेक्ट होगी। उसके बाद फिर हमारे पास 3 कॉलम है, तो यहाँ पे हमने कॉलम नंबर 0 को छोड़कर कॉलम नंबर 1 जो है वो सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये सेकंड कॉलम था, मतलब कॉलम नंबर 1 जिसका एड्रेस है, वो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो जब वो सिलेक्ट हुआ तो यहाँ बेसिकली ये वाली रो और ये वाला कॉलम, यानी ये वाला जो सेल है ये आपका सिलेक्ट हो गया, ठीक है, ये वाला सेल जिसको हाईलाइट किया गया है। अब दोस्तों जैसे ये सेल सिलेक्ट हुआ है तो इसमें अब क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर तो इस सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इस सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। तो आपको पता है जिस सेल के अंदर कोई चार्ज मौजूद ना हो वहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है, वहाँ पे लॉजिक 1 वैल्यू जो है वो स्टोर होती है। तो ये जो 1 वैल्यू है ये ऑटोमेटिक जो है, जो भी आप सेल सेलेक्ट करते हो ना उस सेल के अंदर अगर तो चार्ज मौजूद नहीं है तो वहाँ पे इसका मतलब 1 स्टोर है, और अगर चार्ज है तो इसका मतलब वहाँ पे लॉजिक 0 स्टोर है। अब यहाँ पे चार्ज नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर थी, यहाँ पे वैल्यू 1 स्टोर थी, लॉजिक 1 स्टोर था। अब ये जो 1 स्टोर यहाँ पे था इसको हमने यहाँ से लेकर इसको देंगे, ये जो 1 वैल्यू है ये जाके किसको मिलेगी, इस कंपटीटर को मिलेगी। किसको मिलेगी, ये ऊपर एक हर रो हर कॉलम के अंदर एक कंपटीटर लगा हुआ है। जो भी आप सेल सेलेक्ट करते हो ना उस सेल के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू जाके इस कंपटीटर को के एक पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर मिलती है, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमने सेल सेलेक्ट किया था उस सेल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी, 1। तो वो जो लॉजिक 1 वैल्यू है वो यहाँ पे इस कंपटीटर के फर्स्ट जो पॉइंट है इसको मिलेगी। और ये जो 202nd पॉइंट है इसके ऊपर हमने कोई ना कोई रेफरेंस वैल्यू दी हुई है। तो रेफरेंस वैल्यू आप समझ लें यहाँ पे हमने 1 ही दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे पॉजिटिव 5 वोल्ट जो है अपनी तरफ से इमेजिन कर लो। अब यहाँ पे दोस्तों अगर पॉजिटिव 5 वोल्ट है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 वैल्यू होगी, तो ये ऊपर भी 1 वैल्यू है। दोस्तों ये जो कंपटीटर होता है ना, अगर इसकी दोनों इनपुट्स, मतलब ये जैसे इसकी ये फर्स्ट इनपुट है उसके ऊपर क्या वैल्यू है 1, और इसकी ये सेकंड इनपुट है उसके ऊपर क्या वैल्यू है 1। तो अगर कंपटीटर जो होता है इसकी ये असूल होता है कि अगर इसकी दोनों इनपुट सेम हो तो ये आउटपुट आपको क्या देता है, 0 देता है। क्या आउटपुट देता है, 0 आउटपुट देता है। अगर आपकी दोनों इनपुट सेम हो, जैसे ये 1 1 या 0 0, दोनों इनपुट सेम हो तो ये आपको आउटपुट क्या देता है, 0 देता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट जनरेट होगी वो आएगी 0। ठीक हो गया। ऐसे ही दोस्तों अगर मान लो ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल है जिसमें ये आप देख सकते हो एक चार्ज मौजूद है, ठीक है।
अब इस चार्ज मौजूद होने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो लॉजिक वैल्यू है वो ज़ीरो स्टोर है। अब ये जो वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो स्टोर है, ये वैल्यू किसको मिलेगी? अगर मान लो आपने ये वाला सेल सेलेक्ट किया होगा, तो क्या होगा कि इसमें चूँकि चार्ज स्टोर है, तो ये जो चार्ज की वजह से यहाँ पे लॉजिक ज़ीरो जो वैल्यू है, ये किसको मिलेगी? इस कंप्यूटर को मिलेगी। जब इस कंप्यूटर को मिलेगी, तो इस कंप्यूटर के इस फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है, वो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगी, और ये जो नीचे दूसरा पॉइंट है, जिसको हमने रेफरेंस के साथ अटैच किया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब दोस्तों आपको मैंने अभी भी बताया था, तो जो कंपैरेटर का रूल होता है वो क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, तो ये आपको आउटपुट जो है वो 1 देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी दो इनपुट हैं, एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है, मतलब दोनों इनपुट डिफरेंट है, लिहाजा यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगी वो 1 आउटपुट जनरेट होगी। ठीक हो गया? तो इस तरह दोस्तों ये आपका जो फ्लैश मेमोरी है, उसकी वैल्यूज को इस तरह से रीड किया किया जाता है आफ्टर सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक सेल। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है आपको इसकी वर्किंग की समझ आ गई होगी कि ये पूरी फ्लैश मेमोरी किस तरह से काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मेमोरी समरी, कि हमने जितने भी अभी तक मेमोरीज पढ़ी हैं, उनकी यहाँ पे समरी दिखाई जा रही है। अब यहाँ पे दोस्तों मेमोरी की डिफरेंट हमने टाइप्स पढ़ी है, कौन कौन सी? एस रैम पढ़ी है, जिसका मतलब था स्टैटिक रैम। फिर हमने पीछे पढ़ी डी रैम, मतलब डायनेमिक रैम। फिर हमने रोम पढ़ी, रीड ओनली मेमोरी। फिर हमने पढ़ी ईपी रोम, मतलब अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ी ईईपी रोम, जिसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर हमने फ्लैश मेमोरी पढ़ी। अब यहाँ पे दोस्तों ये इनकी डिफरेंट जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई जा रही हैं, तमाम तमाम मेमोरीज की, कि किस में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है और कौन किसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे नो का मतलब है यहाँ पे ये वाली कैरेक्टरिस्टिक। अब ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सी? ये ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है? तो और ये इसकी मेमोरी की टाइप है। आगे यस और नो का मतलब है कि ये वाली जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इस वाली रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें दोस्तों नॉन वोलेटाइल की, नॉन वोलेटाइल का दोस्तों मतलब ये होता है कि ऐसी मेमोरी जिसको अगर प्लग ऑफ कर दिया जाए, मतलब अगर पावर से कट ऑफ कर दिया जाए, तो क्या उसमें डाटा स्टोर रहेगा या नहीं रहेगा, ये मतलब है नॉन वोलेटाइल मेमोरी का। तो नॉन वोलेटाइल वैसे ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डाटा स्टोर रहता है परमानेंट, अगर उसको पावर सप्लाई से कट ऑफ भी कर दिया जाए। ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डाटा परमानेंट सेव रहता है, उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब यहाँ पे दोस्तों वो कह रहा है जो स्टैटिक रैम होती है, इस ये नॉन वोलेटाइल नहीं होती, मतलब नो का मतलब है नहीं होती, मतलब इसमें कोई प्लग ऑफ करने के बाद डाटा स्टोर नहीं रहता। उसके बाद डी रैम के अंदर भी डाटा स्टोर नहीं रहता। जो रोम होती है इसमें डाटा परमानेंट सेव रहता है। ईपी रोम के अंदर भी परमानेंट डाटा सेव रहता है। ईईपी रोम के अंदर भी डाटा परमानेंट सेव रहता है, और फ्लैश मेमोरी के अंदर भी डाटा परमानेंट सेव रहता है। ठीक है? उसमें दोस्तों अगर हम बात करें हाई डेंसिटी की, तो हाई डेंसिटी का मतलब ये है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है कि नहीं होती है, ठीक है? तो हाई डेंसिटी मीन एक ऐसी मेमोरी जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जा सकती है। तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है जी एस रैम जो है उसमें हाई डेंसिटी नहीं होती, मतलब उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं की जा सकती। डी रैम के अंदर की जा सकती है, रोम के अंदर भी की जा सकती है, और ई रोम के अंदर भी, जबकि ईईपी रोम के अंदर नहीं की जा सकती, ठीक है? और उसके बाद जो फ्लैश मेमोरी है उसके अंदर भी लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर की जा सकती है। ऐसे ही वन ट्रांजिस्टर का सेल का मतलब क्या है कि एक सेल के लिए हम वन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, ये बताया जा रहा है कि वन ट्रांजिस्टर सेल मतलब एक सेल के लिए एक सिंगल ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एस रैम के अंदर दोस्तों उसके एक सेल के लिए हम 1 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि 4 से 5 ट्रांजिस्टर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यहाँ पे वो कह रहा है नो, कि यहाँ पे एक सिंगल ट्रांजिस्टर इस्तेमाल नहीं होता एक सेल के लिए। आगे वो कह रहा है जनाब जो डी रैम होती है उसके अंदर यस, 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 मतलब इन तीनों के अंदर डी रैम के अंदर रोम और ईईपी रोम के अंदर उसके एक सेल के लिए 1 ट्रांजिस्टर ही इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो ईईपी रोम है इसके अंदर 1 ट्रांजिस्टर एक सेल के लिए 1 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब ज़्यादा होंगे इसके लिए। और उसके बाद जो फ्लैश मेमोरी है इसके अंदर भी यस, एक सेल के लिए 1 ट्रांजिस्टर ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इन सिस्टम राइटेबिलिटी का क्या दोस्तों मतलब है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक ऐसी खसूसियत जिसके अंदर हम विद इन सर्किट ही अपनी जो मेमोरी है उसको प्रोग्राम करते हैं, ठीक है? राइटेबिलिटी मतलब उसमें डाटा राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखें वो कहता है एस रैम को जो है सर्किट के अंदर ही हम राइट करते हैं, और डी रैम का डाटा भी सर्किट के अंदर ही हम जो है वो करते हैं, राइट करते हैं। जबकि जो रोम होती है इसमें कुछ इसकी खासियत ऐसी होती है जिसमें हम इसका डाटा जो है राइट करने के लिए इसको सर्किट से बाहर निकालते हैं पहले, फिर उसको जो है राइट करते हैं, फिर दोबारा उसको सर्किट में अटैच करते हैं। ऐसे ईपी रोम के अंदर भी हम उसको सर्किट से बाहर निकाल कर उसको जो है वो करते हैं, राइट करते हैं। तो इसलिए इसका भी आंसर यहाँ पे नो लिखा हुआ है। उसके बाद ईईपी रोम का क्या मतलब है? ईपी रोम मतलब जो इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल है, उसके बारे में आपको आपने पढ़ा था ना कि उसको सर्किट के अंदर ही जो है वो हम इलेक्ट्रिकली जो है वो
क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे येस। उसके बाद फ्लैश मेमोरी के लिए भी येस का मतलब जो फ्लैश मेमोरी होती है इसको भी हम सर्किट के अंदर ही जो है वो राइट कर सकते हैं। तो ये 4 तरह की डिफरेंट हमने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। अब ये 4 डिफरेंट जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये किसी मेमोरी में अप्लाई हो रही हैं, किसी में नहीं अप्लाई हो रही। लेकिन दोस्तों अगर आप लास्ट पे गौर करो फ्लैश मेमोरी के ऊपर, तो फ्लैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें देखिए सारी खसूसियत पाई जा रही हैं। देखो, फ्लैश मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल भी होती है, मतलब उसमें डाटा परमानेंट भी सेव रहता है। हाई डेंसिटी भी होती है, मतलब इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी स्टोर की जा सकती है। उसके बाद इसके एक सेल के लिए 1 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है और इसको इन सिस्टम राइटेबिलिटी मतलब सिस्टम के अंदर इसको राइट किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये साबित हुआ कि यहाँ पे जितनी भी आपने डिफरेंट मेमोरीज़ पढ़ी हैं उसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जबकि जो हमारे पास फ्लैश मेमोरी है उसमें तमाम की तमाम जो है हमारे पास एडवांटेजेस है, मतलब तमाम की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स ईज़िली पाई जा रही हैं। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जी। अगला जो टॉपिक है वो है स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी। ये स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी का क्या मतलब है, कहता है हमारे पास दुनिया में इससे पहले हमने देखे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ी, रोम पढ़ी, रैम पढ़ी, ईपी रोम पढ़ी, ईईपी रोम पढ़ी, फ्लैश मेमोरी पढ़ी। तो अब दोस्तों वो कह रहे हैं हमारे पास दुनिया में कुछ स्पेशल टाइप की मेमोरीज भी होती हैं जिनको हम स्पेशल मकसद के लिए यूज़ करते हैं। मतलब इनको नॉर्मल हम यूज़ नहीं करते, बल्कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है वो इस तरह की स्पेशल मेमोरीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब दुनिया में 2 टाइप्स की कहता है स्पेशल मेमोरीज होती हैं। एक को हम कहते हैं फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब एक ऐसी मेमोरी जो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट पे काम करती है के रूल पर काम करती है। जैसे क्यू काम करता है, अगर आपको याद हो तो हमने प्रोग्रामिंग के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ते हैं क्यू स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर। तो क्यू के अंदर क्या होता है कि जो डाटा सबसे पहले इन होगा वो सबसे पहले आउट होगा, मतलब फीफो के रूल को वो फॉलो करता है। ऐसे ही हमारे पास एक स्पेशल मेमोरी होती है जिसका नाम होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट। तो यहाँ पे अब आपने ये याद रखना है कि दुनिया में कुछ स्पेशल काम्स के लिए हमारे पास 2 टाइप्स की स्पेशल मेमोरीज होती हैं। एक को हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी शॉर्टली फीफो कहते हैं, और दूसरी का जो नाम है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट जिसको हम लीफो कहते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके आपने ये नाम भी याद कर रखने हैं, इनके आपने जो स्टैंड्स फॉर हैं ये भी याद रखने हैं, और इनके आपने ये शॉर्टकट नेम है फीफो और लीफो ये भी आपने जो है वो माइंड में रखने हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट नाम्स हैं। ये एमसीक्यूज के हवाले से इनका शॉर्टकट भी आपसे पूछा जा सकता है, और एमसीक्यूज के अंदर आपको इनका शॉर्टकट नेम और इनके स्टैंड्स फॉर भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपने इन दोनों स्पेशल जो टाइप्स की मेमोरीज हैं इनको अच्छे से जो है वो कवर करना है। अब दोस्तों ये जो स्पेशल टाइप की मेमोरीज़ हैं, इनको जो है वो परफ़ॉर्म कहाँ पे किया जाता है, इनको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ये किस तरह से वर्क करता है और लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों हम अगर सबसे पहले बात करें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की, तो ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर जो डाटा सबसे पहले इन होगा ना, मतलब एंटर होगा, राइट किया जाएगा, वो ही सबसे पहले रीड होगा। मान लो आपने 2 यहाँ पे इनपुट की, एक आपने ए इनपुट किया, फिर आपने पीछे बी इनपुट किया। तो मुझे बताइए आपने सबसे पहले क्या इनपुट किया? ए इनपुट किया है। दोस्तों जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, इसमें क्या होता है, जो ये जो फर्स्ट मेमोरी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन का मतलब क्या है? जो सबसे पहले इन हुई है, तो क्या सबसे पहले इन हुआ है? ए इन हुआ है। तो फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो सबसे पहले इन हुआ था ए, उसी को सबसे पहले रीड किया जाएगा, और जो बी है वो बाद में इन हुआ था, मतलब एंटर हुआ था, तो बी को बाद में ही रीड किया जाएगा। इसकी सेम दोस्तों एग्जांपल बैंक की तरह है। जैसे आपने वो जहाँ पे एक लाइन लगी होती है लोगों की, देखिए अगर मैं आपको बैंक की एग्जांपल दूँ, तो बैंक के अंदर आपने देखा लाइक एक बिल जमा करवाना है बैंक के अंदर लोगों ने, तो वो एक लाइन के अंदर खड़े होते हैं, एक कतार के अंदर खड़े होते हैं। तो जो पर्सन सबसे पहले बैंक की विंडो पे जाएगा, मतलब वो जो पर्सन जो बैठा हुआ है कैशियर, उसके बाद जो सबसे पहले बंदा एंटर होगा, वो सबसे पहले अपना बिल जो है वो सबमिट करवाएगा, और जो सबसे लास्ट पे आएगा वो सबसे लास्ट पे ही अपना बिल जो है वो कैश करवा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि सेम एज़ इट इज़ जैसे बैंक के अंदर वो कतार होती है, वैसे लाइन होती है लोगों की, वैसे ही दोस्तों ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो मेमोरी है ये काम करती है। और अगर हम बात करें लास्ट इन फर्स्ट आउट की, मतलब लीफो की बात करें, तो इसका क्या एग्जांपल है? इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे लास्ट पे चीज़ आपने एंटर की थी ना, वो सबसे फर्स्ट पे जो है वो क्या होती है? आउट होती है। मतलब कुछ इस तरह से देखो, अगर मान लो आपने सेम एज़ इट इज़ ए और बी राइट किया, अब यहाँ पे ए फर्स्ट पे एंटर हुआ है और बी लास्ट में एंटर हुआ है, तो जो बी लास्ट में एंटर हुआ ना, वो फर्स्ट पे रीड होगा, और जो ए फर्स्ट पे एंटर हुआ था वो लास्ट पे रीड होगा। तो मतलब ये उल्ट काम करता है फीफो के, कि मतलब इसने जो सबसे लास्ट पे चीज़ होनी है ना उसको पहले रीड करना है। तो ये सेम एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, ये एग्जांपल आपकी प्लेट्स की तरह। प्लेट्स कौन-सी? जो आप घर में प्लेट्स लगाते हो, आप देखते हो कि आपके घर के अंदर आपकी वालदा या आपकी सिस्टर जो है प्लेट्स लगाते हैं, लाइक जैसे वो
बर्तन वॉश करने के बाद प्लेट्स लगाते हैं ना, पहले प्लेट रखते हैं, फिर उसके ऊपर एक और प्लेट, फिर उसके ऊपर एक और प्लेट। तो मान लो ये प्लेट नंबर 1 रखी, फिर उसके ऊपर प्लेट नंबर 2 रखी, फिर उसके ऊपर प्लेट नंबर 3 रखी, फिर प्लेट नंबर 4 रखी। अब देखो, जो प्लेट नंबर 4 हमने रखी है वो सबसे लास्ट पे रखी है, ऐसे ही है ना? लेकिन जब मान लो थोड़ी देर बाद मेहमान आते हैं, हमने क्या करेंगे, अब जो प्लेट सबसे फर्स्ट पे हमने रखी थी वो सबसे लास्ट पे है, तो मुझे बताएँ क्या हम उसको पहले उठाएँगे? अगर तो उसको उठाएँगे तो जो उसके ऊपर प्लेट्स पड़ी हुई हैं वो तो नीचे गिर के टूट जाएँगी। तो हम क्या करेंगे, हम फिर ये रूल अप्लाई करेंगे कि जो प्लेट सबसे ऊपर रखी गई थी ना, और ये जो सबसे ऊपर प्लेट रखी गई है प्लेट नंबर 4, ये हालाँकि हमने सबसे आखिर पे रखी थी, लेकिन हम इसको उठा कैसे रहे हैं? सबसे फर्स्ट के ऊपर। तो मतलब सेम जैसे आप प्लेट के रूल को अप्लाई कर रहे हो ना, कि जो सबसे फर्स्ट पे प्लेट रखी गई थी, अब देखो जो सबसे लास्ट पे प्लेट रखी गई थी 4 नंबर वाली, उसको हमने पहले उठाया, फिर उसके बाद 3 वाली को, फिर उसके बाद 2 वाली को और फिर 1 वाली को। तो मतलब यहाँ पे दे आप ज़रा गौर करो अगर, तो देखो जो प्लेट सबसे आखिर पे हमने रखी थी वो सबसे पहले उठा रहे हैं, और जो सबसे पहले हमने प्लेट फर्स्ट पे रखी थी वो हम सबसे आखिर पे जो है उसको पिक कर रहे हैं, ठीक है? और जो सबसे लास्ट पे रखी गई थी उसको सबसे पहले जो है वो पिक किया जा रहा है। तो सेम प्लेट के रूल की तरह यहाँ पे लीफो का जो असूल है वो काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इन का मतलब है डाटा एंटर होना, मतलब राइट होना, और आउट का मतलब है रीड होना। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे वही बात की जा रही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेमोरी की, जो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। अब सिर्फ मैंने आपको ये बताना है ये इन मेमोरीज़ को हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों फीफो की बात करें, तो फीफो को हम इस्तेमाल करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, वो स्पेसिफिक टास्क ये होता है कि मान लो आपके पास 2 ऐसी डिवाइसेज़ हैं जो कि सेम डाटा डाटा रेट के ऊपर काम नहीं कर रही। अब सेम डाटा रेट का क्या मतलब है? मान लो आपके पास 2 डिवाइस हैं, एक डिवाइस नंबर ए है और एक डिवाइस नंबर बी है। डिवाइस नंबर ए ने जो डाटा राइट किया ना, वो डिवाइस नंबर बी ने मान लो उस डाटा को रीड करना है। अब दोस्तों ये सही से वर्क कब करेंगे? जब जो डिवाइस ए है उसकी स्पीड और डिवाइस बी की स्पीड, दोनों की स्पीड सेम हो। मतलब जो डिवाइस ए है अगर वो मान लो 1 सेकंड के अंदर 10 बिट राइट कर रही है, तो जो डिवाइस बी है वो भी 1 सेकंड के अंदर 10 बिट को रीड करने की सलाहियत रखती हो। तो दोस्तों अगर आपकी 2 जो डिवाइस जो कि सेम डाटा रेट के ऊपर काम कर रही हैं, मतलब दोनों की स्पीड अगर सेम है, तो फिर आपको ये जो स्पेशल मेमोरी है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर दोस्तों आपकी 2 ऐसी डिवाइसेज़ हैं जो कि एक-दूसरे को डाटा राइट और रीड करवा रही हैं, मतलब डाटा एक-दूसरे को ट्रांसफ़र कर रही हैं, मान लो जैसे यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल दी, जो डिवाइस ए है वो डाटा राइट कर रही है और जो डिवाइस नंबर बी है वो उसी राइट किए हुए डाटा को रीड कर रही है। तो अगर दोस्तों इन दोनों डिवाइसेस की स्पीड सेम नहीं है, मतलब इनकी डाटा राइट करने और रीड करने की स्पीड अगर सेम नहीं है, तो वहाँ पर हम जो है वो इन स्पेशल मेमोरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फीफो का या फिर लीफो का। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि दुनिया में हम ये जो स्पेशल टाइप की मेमोरीज़ हैं, इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास 2 ऐसी डिवाइसेज़ हों जिनकी स्पीड जो है सेम ना हो, इक्वल ना हो, तो वहाँ पे हम जो है वो ये स्पेशल मेमोरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है ये तो समझ आ गई कि ठीक है जी 2 ऐसी डिवाइसेस जिनकी स्पीड रेट सेम नहीं है, वहाँ पे हम जो है वो स्पेशल मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं फीफो का या लीफो का। अब सवाल अगर ये पैदा होता है कि फीफो का इस्तेमाल अब हम यहाँ पे क्यों करेंगे? हम यहाँ पे लीफो का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, फीफो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये भी डिफरेंस बता दूँ कि फीफो का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो डाटा सबसे पहले आया ना, उसको सबसे पहले हमने रीड करना है, उसको सबसे पहले रीड करना है। तो वहाँ पे हम फीफो का इस्तेमाल करते हैं। और अगर दोस्तों मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें आपने देखनी है। पहला ये कि 2 डिवाइसेज़ ऐसी जिनकी स्पीड सेम नहीं है, एक चीज़। दूसरी दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने जो डाटा सबसे पहले एंटर किया, वो सबसे पहले अगर आपने रीड करना है, तो वहाँ पे दोस्तों आप फीफो मेमोरी का इस्तेमाल करोगे। और अगर आपकी 2 डिवाइस ऐसी हैं जिनके अंदर स्पीड सेम तो नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उनमें जो डाटा सबसे पहले आपने एंटर किया, अगर वो सबसे लास्ट पे आपने रीड करना है, तो फिर वहाँ पे आप फीफो नहीं बल्कि लीफो मेमोरी का इस्तेमाल करोगे। जहाँ पे जिसका मतलब है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट पे चीज़ एंटर हुई है वो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करनी है, रीड करनी है। तो उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि फीफो और लीफो को हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इन स्पेशल मेमोरी का इस्तेमाल हम कब करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ पे सर ने एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से समझाया हुआ है। जैसे मान लो आपके पास दोस्तों सर कह रहे हैं एक कीबोर्ड है, एक क्या है, कीबोर्ड है, और एक आपके पास प्रोसेसर है। क्या है? प्रोसेसर है। अब आपको दोस्तों पता है जो कीबोर्ड होता है इसकी स्पीड स्लो होती है, और जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। ठीक है? अब मान लो आपने कीबोर्ड से एंटर किया ए, फिर आपने कीबोर्ड से एंटर किया बी, ठीक है? अब चूँकि कीबोर्ड की स्पीड बहुत स्लो होती है, तो अगर दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये अगर कीबोर्ड के अकॉर्डिंग काम करेगा, मतलब ये कीबोर्ड की जो इनपुट है उसका वेट करता रहेगा, तो ऐसे जो हमारे बाकी प्रोसेस हैं वो स्टिल वेट करते रहेंगे। ठीक है? तो हम इस वेटिंग से बचने के लिए हम क्या करेंगे,
प्रोसेसर जो है वो अपना काम करता रहेगा। और जब तक वो अपना काम कर रहा है तब तक ये जो कीबोर्ड है ना, ये अपना जो डाटा ना इसको एक बफर के अंदर स्टोर करता रहेगा। एक बफर के अंदर क्या करता रहेगा? स्टोर करता रहेगा। और जब वो बफर के अंदर डाटा स्टोर होता रहेगा ना, तो जैसे ही बफर के अंदर डाटा आएगा तो फ़ौरन से जो प्रोसेसर है इसको पता चलेगा कि अच्छा जी, कीबोर्ड ने अपना डाटा जो है वो बफर के अंदर एंटर कर दिया है रीडिंग करवाने के लिए। तो अब प्रोसेसर जो है वो यहाँ पे जो बफर के अंदर डाटा स्टोर हुआ ना, उस डाटा को वन बाय वन जो है वो रीड करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे चूँकि कीबोर्ड ने सबसे पहले ए एंटर किया था, तो हम सबसे पहले ए रीड करेंगे। फिर कीबोर्ड ने बी एंटर किया था, तो हम यहाँ पे बी जो है वो उसको रीड करेंगे, ठीक है? तो मतलब सीक्वेंस के साथ, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के साथ, मतलब ये देखें, ए सबसे पहले एंटर हुआ, तो हमने ए को पहले रीड किया। अगर दोस्तों मान लो हमने बी मान लो यहाँ पे पहले रीड कर लेंगे, तो फिर यहाँ पे कंसेप्ट जो है गलत हो जाएगा। मतलब हमने अपने कीबोर्ड से देखो ए प्रेस किया फिर बी प्रेस किया। अब अगर ऐसा हो जाए कि बी पहले रीड हो जाए ए बाद में, तो हमारी जो आउटपुट्स कहीं पे डिस्प्ले होगी वो क्या होगी? वो डिस्प्ले इस तरह से होगी, बी और उसके बाद ए। तो हम कहेंगे यार ये क्या हो रहा है? हमने तो ए और बी एंटर किया था, हमने मतलब हम चाहते थे पहले ए आए फिर बी आए। तो इसलिए यहाँ पे अब आपको उम्मीदें समझ आ गई होगी कि यहाँ पे फीफो के रूल को इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो हमारी विश यही है, बल्कि हम होना यही चाहिए कि जैसे कीबोर्ड से हमने सीक्वेंस से डाटा एंटर किया, उसी सीक्वेंस के साथ डाटा जो है वो रीड किया जाए। तो इस काम के लिए हम जो है फीफो मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको जितनी डिटेल से मैंने समझा दी है, अब इतनी डिटेल से तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि इस कंसेप्ट का क्या मतलब है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक शेप के साथ समझाया जा रहा है कि ये दो डिवाइस हैं, ये डिवाइस नंबर ए है, ये डिवाइस नंबर बी है। अब ये दोनों डिवाइस के दरमियान कोई भी जो है वो फीफो या लीफो का मतलब में स्पेशल मेमोरी इस्तेमाल नहीं की जा रही। उसकी वजह ये है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो डिवाइस ए है इसको हम राइट डाटा के लिए यूज़ कर रहे हैं, और जो डिवाइस बी है इसको हम रीड डाटा के लिए यूज़ कर रहे हैं। और दोनों डिवाइस के दरमियान में जो डाटा लाइंस हैं कि यहाँ से डाटा जो है जो जो भी राइट डाटा जो है वो डिवाइस ए राइट कर रही है, वो क्विकली साथ साथ जो है वो ये जो डिवाइस बी है उसको रीड करती जा रही है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि डिवाइस ए और डिवाइस बी दोनों की स्पीड सेम है। इस वजह से यहाँ पे कोई भी स्पेशल मेमोरी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, कि जैसे जैसे डाटा राइट हो रहा है वैसे वैसे साथ साथ डाटा जो है वो रीड होता जा रहा है। तो ये एक सिंपल आपको एग्जाम्पल समझाई गई है। उसके बाद यहाँ पे सर आपको ये समझा रहे हैं कि अब हम यहाँ पे आपको बताएँगे कि यहाँ पे स्पेशल मेमोरी का इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो वही सेम एग्ज़ाम्पल है, डिवाइस ए, डिवाइस बी। डिवाइस ए जो है वो राइट मोड के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और डिवाइस बी जो है वो यहाँ पे रीड डाटा के लिए यूज़ की जा रही है। अब यहाँ पे दरमियान में अगर आप गौर करो तो यहाँ पे फीफो मेमोरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मेमोरी इस्तेमाल क्यों की जा रही है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों डिवाइस ए जो है उसकी जो स्पीड है वो डिवाइस बी की स्पीड से मैच नहीं कर रही। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जो डिवाइस ए डाटा जो जो भी राइट करेगी, उस डाटा को एज़ ए फीफो मेमोरी के अंदर जो है वो इनपुट कर देंगे। मतलब ये एक बफर है फीफो मेमोरी की, जिसके अंदर जो है डाटा राइट होता रहेगा। जैसे ही डाटा यहाँ पे राइट होगा, तो यहाँ पे जो भी डिवाइस बी है, वो इस बफर के अंदर आने वाले राइट होने वाले डाटा को जो है यहाँ पे फीफो मेमोरी आउटपुट के थ्रू जो है वो रीड करती जाएगी साथ-साथ। ठीक है? तो इस तरह दोस्तों ये जो वर्किंग है ये प्रॉपर होती है। क्लियर हो गया। और इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो डिवाइस ए है जैसे उसने डाटा राइट किया तो साथ ही ये डिवाइस बी जो उसको रीड भी करेगी, नहीं। यही तो हमने यहाँ पे आपको चीज़ समझानी है कि यहाँ पे फीफो मेमोरी या स्पेशल मेमोरी का इस्तेमाल यही है कि यहाँ पे एक बफर है, और इस बफर के अंदर डाटा जो है वो राइट जो हो रहा है वो यहाँ पे स्टोर होता रहेगा साथ साथ, ठीक है। जैसे ये डिवाइस बी जो है अपना दूसरा काम फिनिश करके फारिग होगी, फ्री होगी, तो फिर उसके बाद वो यहाँ पे इस बफर में मौजूद डाटा को जो है वो रीड करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल के साथ समझाया जा रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक बफर है, ठीक है। ऊपर आपको जस्ट जनरल कंसेप्ट दिया गया था, अब यहाँ पे डिटेल से समझाया जा रहा है कि यहाँ पे देखें ये एक बफर है, और इस बफर के अंदर ये देखें इन पॉइंट है और ये इसका आउट पॉइंट है। इन का मतलब है यहाँ पे डाटा जो भी आएगा वो यहाँ से राइट होगा, मतलब इन होगा, और आउट का मतलब है यहाँ पे जो भी डाटा आएगा वो यहाँ से आउट होगा। अब मान लो यहाँ पे सबसे पहले जो भी डाटा आएगा वो मान लो पहली बिट आई है 7, तो वो 7 यहाँ पे जो है ना फर्स्ट जो आपका है ना सेल, उसमें जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से देखें, जो भी आप यहाँ से इनपुट दोगे वो इनपुट इस बफर के फर्स्ट सेल में जाके क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट आपने मान लो दिया यहाँ से 9, वो 9 जो है जाके इस आपकी सेकंड सेल में जाके स्टोर हो गया। फिर आपने यहाँ पे वैल्यू दी 1, तो वो सीक्वेंस के साथ जो आपके इस सेल में जाके स्टोर हो गया। तो ऐसे ही सीक्वेंस के साथ जैसे जैसे आप यहाँ से वैल्यू एंटर करते जाओगे, वो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट जो है सेव होती रहेगी आपके सेल्स के अंदर। और जैसे जैसे डाटा यहाँ पे राइट होता रहेगा, तो फ़ौरन से ये जो आपका रीडिंग डाटा है, ये क्या करेगा, ये आपके यहाँ पे जो भी इस फर्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू होगी उसको रीड करेगा। फिर उसके बाद सेकंड बॉक्स पे जो वैल्यू होगी उसको रीड करेगा। लेकिन ये सेकंड बॉक्स पे जाएगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ही फर्स्ट बॉक्स से डाटा रीड होगा, तो ये जो सेकंड बॉक्स वाला डाटा ये फर्स्ट बॉक्स पे
शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इस तरह जो पीछे वाला डाटा होगा वो अगले बॉक्स पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही डाटा पीछे से शिफ्ट होता रहेगा और आगे से डाटा जो है वो वन बाय वन रीड होता रहेगा। और जैसे ही यहाँ पे डाटा जो है वो आगे शिफ्ट होगा तो पीछे से नया डाटा जो है वो यहाँ पे राइट होता रहेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 7 और 9 था वो हमने रीड कर लिया और जो उसके पीछे डाटा था वो यहाँ पे आगे शिफ्ट हो गया। और जैसे ही डाटा आगे शिफ्ट हुआ तो पीछे से देखें और नया डाटा जो है वो राइट होता जा रहा है। तो इस तरह ये जो फीफो बफर है ये काम करती है कि इसके अंदर जो फर्स्ट पे देखो जो फर्स्ट पे बिट थी वो सबसे पहले रीड हुई है, फिर उसके बाद जो बिट थी वो बाद में, फिर उसके बाद जो बिट थी वो बाद में रीड हो रही है। दिस इज द फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल। नेक्स्ट दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉपर डिटेल डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ये किस तरह से प्रॉपर काम करता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो स्पेशल मेमोरीज होती है ना, इनको इनको काम करवाने के लिए हमें हमें दो तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। या तो हम जो है अपनी स्पेशल मेमोरी के लिए शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे इनपुट आएगी ना, उस इनपुट को स्टोर करने के लिए या तो हम जो है शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारे पास जो मेमोरी होती है ना, उसी मेमोरी के अंदर कुछ एरिया जो है वो हम अपने स्पेशल मेमोरी के लिए रिजर्व करवा लेते हैं। ये बात दोबारा समझा रहा हूँ कि जनाब हम, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो ये स्पेशल मेमोरीज होती हैं इनका मकसद क्या होता है कि ये आने वाले इनपुट डाटा को अपने पास कुछ देर के लिए स्टोर करती हैं और उसके बाद उस राइट डाटा को कुछ देर के बाद जो है वो रीड किया जाता है। अब ये डाटा को स्टोर जो करती हैं अपने पास थोड़ी देर के लिए, वो उनको स्टोर उस डाटा को थोड़ी देर के लिए स्टोर करने के लिए या तो आप शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप जो आपके पास मेन मेमोरी है उसी मेन मेमोरी के अंदर आप थोड़ी सी स्पेस जो है वो अपनी स्पेशल मेमोरी के लिए जो है वो रिजर्व करवा लेते हो। तो यहाँ पे दो जो है वो तरीके आपके पास मौजूद हैं। आप चाहो तो शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल कर लो स्पेशल मेमोरी के लिए, या फिर आप जो है वो मेन मेमोरी के अंदर कुछ एरिया जो है वो रिजर्व करवा लो। अब अगर तो दोस्तों आप शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल करते हो तो ये देखो आपके पास डिफरेंट चार जो है 8 बिट के शिफ्ट रजिस्टर मौजूद हैं। ये आपका शिफ्ट रजिस्टर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और एक जो हर जो शिफ्ट रजिस्टर है उसके अंदर 8 बिट का डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आपकी इनपुट बफर है, इसके अंदर पीछे से जो भी डाटा आएगा वो यहाँ पे इस इनपुट बफर में आएगा। मान लो आपकी इनपुट बफर पे डाटा आया ए, बी, सी। ये जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो आपको पता है बाइनरी में डाटा होता है 0 1 0 1 की फॉर्म में होता है, तो ये एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लो आपके पीछे से डाटा आया ए, बी, सी और डी, कुछ इस तरह से डाटा आया। अब क्या होगा दोस्तों, ये डाटा डाटा जो सीक्वेंस के साथ जाके आगे सेव हो जाएगा कहाँ पे, इस आपके शिफ्ट रजिस्टर के अंदर। कैसे वाला ए जो है वो यहाँ पे पहले यहाँ पे इस बॉक्स पे आएगा, फिर आगे शिफ्ट होता होता यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आगे स्टोर हो जाएगा और डी यहाँ पर आगे स्टोर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे डाटा आगे स्टोर हुआ तो क्या होगा, ये जो आपका आउटपुट बफर है ये इस आने वाले डाटा को यहाँ से रीड करेगा, रीड करने के बाद आगे जो है इसको डाटा आउटपुट के तौर पर आगे फॉरवर्ड कर देगा ताकि इसको यूटिलाइज किया जा सके। अब दोस्तों अगर आप गौर करो तो इसके नीचे डिफरेंट तरह के कंट्रोल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले इनपुट कंट्रोल लॉजिक है। ये बेसिकली कनेक्ट है किसके साथ, आपके इस इनपुट बफर के साथ। ये इस इनपुट बफर को बेसिकली ये बताएगा कि जनाब आपकी शिफ्ट रजिस्टर आगे खाली हो गया है, तो लिहाजा आपके पास अगर कोई डाटा है तो वो आगे आप फॉरवर्ड कर दो शिफ्ट रजिस्टर को ताकि उसको रीड किया जा सके। और इसी तरह आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक आउटपुट कंट्रोल लॉजिक है, जिसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे ना इस आउटपुट बफर को सिग्नल जनरेट करेगा, मतलब बताएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो शिफ्ट रजिस्टर है उसके अंदर डाटा रीड होने के लिए आ चुका है, लिहाजा लिहाजा तुम इस डाटा को रीड करो और आगे फॉरवर्ड कर दो। तो ये कंट्रोल्स लगे हुए हैं जो हमारे पास इनपुट बफर और आउटपुट बफर को जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ऐसे यहाँ पे ये शिफ्ट रजिस्टर कंट्रोल है जो हमारे डाटा को, जहाँ पे जो भी डाटा आएगा उसको आगे नेक्स्ट 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 जो है वो शिफ्ट करवाएगा। क्लियर हो गया? तो ये इसका पूरा एक स्ट्रक्चर था, ये था शिफ्ट रजिस्टर के अकॉर्डिंग अपनी मेमोरी को सॉरी फीफो मेमोरी को इम्प्लीमेंट करना। अगर दोस्तों आप अपनी मेन मेमोरी के लिए, अब मैंने आपको बताया था ना जैसे कि या तो आप शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल कर लो, या फिर आप जो है वो अपनी मेन मेमोरी के अंदर ही कुछ एरिया जो है वो स्पेशल मेमोरी के लिए रिजर्व करवा लो। तो हमने पहला जो कंसेप्ट पढ़ा वो हमने शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू पढ़ा कि हम अपना डाटा जो है वो रीड और राइट करेंगे शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू। लेकिन अगर दोस्तों आपने शिफ्ट रजिस्टर का इस्तेमाल नहीं करना, आपने मेन मेमोरी का इस्तेमाल करना, तो ये आपकी, मान लो ये आपकी मेन मेमोरी है और इस मेन मेमोरी के अंदर ये देखें आपने थोड़ा सा एरिया जो है वो रिजर्व करवा लिया है अपनी स्पेशल मेमोरी के लिए। तो ये जो थोड़ा सा एरिया आप अगर गौर करो तो ये देखो, ये थोड़े से एरिया के अंदर आपने ये जो 3 सेल्स हैं, वैसे देखो कितने सेल्स हैं आपकी, टोटल 8 सेल्स हैं मेन मेमोरी के। उस मेन मेमोरी के 8 सेल्स में से आपने जो 3 सेल्स थे, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4 और सेल नंबर 5, उनको आपने रिजर्व करवा लिया है अपनी स्पेशल मेमोरी के लिए। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो आपकी मेन मेमोरी होती है इसके अंदर लाजमी नहीं कि आपने फिक्स कुछ सेल जो है वो रिजर्व करवाने हैं एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो सेल आप रिजर्व करवाते हो ना स्पेशल मेमोरी के लिए, ये आप अपनी मेन मेमोरी के अंदर किसी भी लोकेशन पे करवा सकते हो। आप चाहो तो 6 5 6 7 पे करवा लो,
आप चाहो 0, 1, 2 पे करवा लो, मतलब मेन मेमोरी के अंदर कोई भी एरिया जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी स्पेशल मेमोरी के लिए। लेकिन दोस्तों जो भी आप एरिया सेलेक्ट करते हो ना अपनी स्पेशल मेमोरी के लिए मेन मेमोरी के अंदर, जो भी एरिया आप रिज़र्व करवाते हो, उस एरिया का जो इनपुट पॉइंट होता है ना, मतलब जहाँ से आपने डाटा डाटा स्टोर करना है, जहाँ से जिस लोकेशन से स्टार्ट करना है, उसका एड्रेस आप अपने इनपुट एड्रेस रजिस्टर को बताते हो, और जहाँ पर आपने एंड करना है, मतलब मेन मेमोरी के अंदर जिस लोकेशन पे आपने अपना डाटा जो है वो एंडिंग करनी है कि यहाँ तक हमारा डाटा जो है वो बस रिजर्व होगा, मतलब स्टोर होगा, तो उस अपने एंड वाले पॉइंट का एड्रेस भी आप अपने आउटपुट रजिस्टर के पास जो है वो स्टोर करवाते हो। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जो आप एरिया रिजर्व करवाते हो ना मेन मेमोरी के अंदर अपनी स्पेशल मेमोरी के लिए, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे उसको हम यूज़ करते हैं अपनी इनपुट के लिए, कि वहाँ पे हम डाटा इनपुट करते हैं, और जो हमने स्पेशल मेमोरी के लिए एरिया रिजर्व करवाया होता है, उस एरिया के अंदर जो हमारे पास लास्ट पॉइंट होता है ना, मतलब जो लास्ट एड्रेस होता है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं आउटपुट के लिए, मतलब रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखो, जो आपने एरिया रिजर्व करवाया वो कौन सा था, 3 से लेकर 5 तक, ये आपने एरिया रिजर्व करवाया था। अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, मतलब स्टार्टिंग लोकेशन कौन सी है, 3, तो यानी जो 3 वाली लोकेशन है, इसको हम यूज़ करेंगे एज ए इनपुट यूटिलाइज़ करेंगे। और जो हमारे पास इसमें इस एरिया के अंदर जो लास्ट पॉइंट है वो कौन सा, 5 वाली लोकेशन है, तो लिहाज़ा इस 5 वाली लोकेशन को हम यूज़ करेंगे इसके लिए एज ए आउटपुट। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आप जो भी डाटा आपने इनपुट करना है, मान लो आपने सबसे पहले इनपुट किया 7, सबसे पहले आपने इनपुट किया 7, वो 7 जो है यहाँ पे आपने इनपुट किया, 7 यहाँ पे इनपुट किया। जैसे आपने यहाँ पे 7 इनपुट किया, उसके बाद 7 के बाद आपने इनपुट किया यहाँ पे 3, लेकिन जैसे आप इनपुट 3 करोगे ना, तो ये जो 7 है ये आगे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब 7 उसके आगे आगे वाली सेल में शिफ्ट हो जाएगा, और पीछे जो 3 है वो यहाँ पे आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देन आपने पीछे से फिर अगेन राइट किया 1, जैसे आपने 1 राइट किया तो ये 1 यहाँ पे आगे स्टोर हो गया, और जो यहाँ पे पहले से 3 पड़ा हुआ था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और जहाँ यहाँ पे जो 7 था वो आगे नेक्स्ट शिफ्ट हो गया। जैसे ही आपके लास्ट पॉइंट के ऊपर डाटा आया रीड करने के लिए, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जो लास्ट वाली लोकेशन होती है उसको आप रीडिंग के लिए यूज़ करते हो। जैसे ही वहाँ पे 7 आया, तो हमारे पास जो आउटपुट बफर रजिस्टर है, वहाँ पर जो हमने लोकेशन क्या सेट की हुई थी, 5, तो हमने चेक किया कि क्या हमारी जो लोकेशन नंबर 5 है, क्या उस पे कोई डाटा आ चुका है? तो येस, हमने देखा कि येस वहाँ पे एक डाटा आ चुका है। तो हमने क्या किया, फिर यहाँ पे जो जो भी डाटा था उसको रीड कर लिया। जैसे उसको रीड किया, तो जो उसके पीछे डाटा था वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर उसको रीड करेंगे, फिर उसको रीड करेंगे, ऐसे ही डाटा पीछे से राइट राइट होता रहेगा, और आगे से डाटा वो जो है रीड होता रहेगा। तो आप देख सकते हो जो सबसे पहले डाटा हमने राइट किया था 7, वो सबसे पहले ही क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। दिस इज़ अ फीफो बफर यूजिंग रैम, कि हमने मेन मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए उसमें कुछ एरिया रिजर्व करवाया, और उस एरिया के थ्रू हम अपना डाटा जो है वो राइट भी कर रहे हैं और रीड भी कर रहे हैं। इसमें जो मेन कंसेप्ट था वो आपने इतना बस याद रखना है कि जिसमें सबसे स्टार्टिंग जो पोजीशन होती है उसको हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, इनपुट बफर के लिए, और जो एंडिंग पोजीशन होती है उसकी लोकेशन को हम यूज़ करते हैं आउटपुट बफर के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो लेक्चर था 42 वो एंड होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।